हेलो बच्चों, अ वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। रोटेशनल डायनामिक्स लेक्चर नंबर 2। ओके, तो इस लेक्चर पे आने से पहले लेक्चर नंबर 1 को बहुत अच्छे से देखा होना जरूरी है। उसको एक या दो बार देख लीजिए और जो जो मैं कह रहा हूं वो इंस्ट्रक्शन फॉलो कीजिए। ओके, अब फायदा ये हो गया बच्चों ऑनलाइन लेक्चर का कि हर लेक्चर की शुरुआत जो है पहले लेक्चर को छोड़ के बाकी सारे लेक्चर की शुरुआत हम कुछ जबरदस्त एमसीक्यू के साथ करेंगे, जिससे आपके एंट्रेंस एग्जामिनेशन की प्रैक्टिस हो जाएगी। ठीक है, तो ये कुछ एमसीक्यू है बच्चों, डिपेंडिंग अपॉन लेक्चर नंबर 1। तो पहले आपको पॉज करके इसे ट्राई करना है, खुद से सॉल्व कीजिए, इसके आंसर फाइंड आउट कीजिए, उसके बाद मैं आपको सारी चीजें सॉल्व करके बताऊंगा। लेकिन आपको वो मेरी बात सुननी पड़ेगी बच्चों, पहले खुद से पॉज करके इसे सॉल्व करो। हो गया? चलो ठीक है। आई होप आपने सारे एमसीक्यू सॉल्व कर लिए होंगे। अब मैं आपको इसका सोल्यूशन बताता हूं बच्चों, देख लो। एक चीज याद रखो, जो यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन होती है, ये सारे एमसीक्यू जिस पे बेस रहे उसका थीम यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में क्या होता है, पार्टिकल अलोंग द सर्कल घूमता है और हर पॉइंट पे उसकी स्पीड कांस्टेंट होती है, लेकिन वेलोसिटी डिफरेंट होती है। अब स्पीड कांस्टेंट और वेलोसिटी डिफरेंट, ये क्या मैटर है सर? तो ये अच्छे से याद रखो, वेलोसिटी इज अ वेक्टर क्वांटिटी, उसको मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों चीजें होती है। अब सर्कुलर मोशन जब होती है तो पार्टिकल की जो वेलोसिटी है उसकी डायरेक्शन कैसी होती है, इस तरह से टेंजेंशियल। अगर वो एंटी क्लॉकवाइज घूम रहा है, इस डायरेक्शन में अगर वो घूम रहा है, तो हर पॉइंट पे हम क्या कर देते हैं, टेंजेंट ड्रॉ करते हैं। तो ये टेंजेंट मतलब क्या हो गया, वेलोसिटी की डायरेक्शन हो गई। तो अब नोट करो, हर पॉइंट पर वेलोसिटी की डायरेक्शन कैसी है, अलग अलग है। ये ऑलरेडी पॉइंट हम डिस्कस कर चुके हैं। तो यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन होने के बावजूद उसमें वेलोसिटी कांस्टेंट नहीं होती, स्पीड कांस्टेंट होती है लेकिन वेलोसिटी कांस्टेंट नहीं होती। अब यहां पर इसकी स्पीड कितनी होगी, 5 मीटर पर सेकंड। ये कितनी होगी, 5 मीटर पर सेकंड। ये कितनी होगी, 5 मीटर पर सेकंड। ये कितनी होगी, 5 मीटर पर सेकंड। दिस 5 मीटर पर सेकंड इज नॉट इक्वल टू दिस 5 मीटर पर सेकंड। अब आप कहोगे सर कैसे? उसका रीजन ये है बच्चों, इस 5 मीटर पर सेकंड की डायरेक्शन ये है, इसकी ये है, तो हर पॉइंट पे डायरेक्शन ऑफ स्पीड या डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी इज डिफरेंट। Hence, in circular motion or in uniform circular motion, speed is constant, but velocity is not constant. Speed is just the magnitude, but velocity is magnitude plus direction. तो यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में क्या होता है, स्पीड कांस्टेंट होती है लेकिन वेलोसिटी कांस्टेंट नहीं होती। इस वजह से यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में भी क्या होता है, एक्सेलरेशन। अब कौन सा होता है हम इस लेक्चर में पढ़ेंगे। ठीक है, तो पहले एमसीक्यू देखो, when body moves with constant। ठीक है, इसको हम बाद में सॉल्व करेंगे, पहले स्पेस क्रिएट कर लेंगे। देख लो, सेलेक्ट द रॉन्ग स्टेटमेंट फॉर यूसीएम। यूसीएम के लिए रॉन्ग स्टेटमेंट सेलेक्ट करना है। तो रॉन्ग से स्टेटमेंट क्या होगा, स्पीड इज कांस्टेंट, 100% करेक्ट। वेलोसिटी इज कांस्टेंट, ये रॉन्ग है। वेलोसिटी कांस्टेंट होती है क्या, नहीं। क्यों नहीं, बिकॉज वेलोसिटी की डायरेक्शन हर पॉइंट पे कैसी है, अलग अलग है, इसलिए वेलोसिटी कांस्टेंट नहीं होती। तो इसका आंसर क्या होगा, बी। बी इज द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। अब एंगुलर मोमेंटम इज कांस्टेंट इन मैग्नीट्यूड। अब ये बताऊंगा मैं एंगुलर मोमेंटम क्या होता है, ये सारे एमसीक्यू हो जाने के बाद बताऊंगा, घबराइए मत। एंगुलर वेलोसिटी इज कांस्टेंट, यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में एंगुलर वेलोसिटी कांस्टेंट होती है। ठीक है, तो रॉन्ग स्टेटमेंट कौन सा है, वेलोसिटी इज कांस्टेंट। यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में वेलोसिटी कांस्टेंट नहीं होती, बिकॉज हर पॉइंट पे उसकी डायरेक्शन क्या हो जाती है, चेंज हो जाती है। क्या हो जाती है, चेंज हो जाती है। समझ गया? तो सेकंड का आंसर क्या है, बी। रॉन्ग क्या है इन चारों ऑप्शन में से, कि यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में वेलोसिटी कांस्टेंट होती है, ऐसे कहना रॉन्ग है। दिस इज द रॉन्ग। अब आ जाते हैं फर्स्ट एमसीक्यू पे। क्या कहता है बच्चों, देखो, when body moves with constant speed along the circle then which of the following is zero। तो यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में भी एक्सेलरेशन होता है, तो वेलोसिटी विच ऑफ द फॉलोइंग, एक्सेलरेशन जीरो नहीं होता, ये रॉन्ग है। वेलोसिटी कांस्टेंट नहीं होती, फोर्स जीरो नहीं होता, मोशन हो रही है मतलब 100% उस पे फोर्स है, तो बचा क्या, वर्क डन इज जीरो। ओके, when body moves with constant speed along the circle then work done is zero। अब आप कहोगे सर हाउ, तो देख लो बच्चों, सपोज ये सर्कल में घूम रहा है एंड इट इज परफॉर्मिंग इन एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन, तो यहां पर जो फोर्स आता है वो टुवर्ड्स द सेंटर होता है। फोर्स कहां होता है, टुवर्ड्स द सेंटर, इसे हम सेंट्रीपिटल फोर्स कहते हैं। 11th में हम पढ़ चुके हैं और पढ़ने वाले हैं स्टैंडर्ड में। तो सर्कुलर मोशन में फोर्स कहां होता है, अलोंग द रेडियस टुवर्ड्स द सेंटर, इसे हम सेंट्रीपिटल फोर्स कहते हैं। और वेलोसिटी किधर होती है, इधर। वेलोसिटी की डायरेक्शन टेंजेंशियल होती है। अब जिधर वेलोसिटी होगी उधर ही डिस्प्लेसमेंट होगा। तो अच्छे से देखो, डिस्प्लेसमेंट और फोर्स के बीच का एंगल कितना होगा, 90 डिग्री। फोर्स इधर होगा, डिस्प्लेसमेंट ऐसा होगा टेंजेंशियल, तो दोनों के बीच में का एंगल कितना होगा, 90 डिग्री। तो वर्क इज अ स्केलर क्वांटिटी एंड इट इज गिवन बाय
वेक्टर एफ डॉट वेक्टर एस, कुछ याद आया? स्केलर एंड वेक्टर 11th स्टैंडर्ड। ओके, तो ये कैसे सॉल्व होता है? कॉस थीटा से, एफ एस कॉस थीटा। व्हाट इज थीटा? थीटा इज एंगल बिटवीन एफ एंड एस। तो यहाँ पर एफ और यस के बीच का एंगल कितना है? 90। तो ये कितना आ जाएगा? एफ यस कॉस 90। तो cos 90 की वैल्यू कितनी होती है? cos 90 जीरो। तो ये सारी चीज क्या हो जाएगी? जीरो। तो एक चीज याद रखो, वर्क डन इन सर्कुलर मोशन इज जीरो। सर्कुलर मोशन में जो वर्क डन किया जाता है वो जीरो होता है। इसीलिए मून अर्थ के अराउंड रिवॉल्व होता है, लेकिन मून में किसी पेट्रोल डीजल भरने की जरूरत है क्या? नहीं, बिकॉज वो वर्क कर रहा है क्या? नहीं, वो सर्कुलर मोशन कर रहा है, और सर्कुलर मोशन में वर्क डन कितना होता है? जीरो। आई होप ये आपको समझ गया होगा। तो मोरल ऑफ द स्टोरी इज बच्चों कि सर्कुलर मोशन जब जब भी होती है तब स्पीड कांस्टेंट होती है, लेकिन वेलोसिटी कांस्टेंट नहीं होती। उसका रीजन क्या होता है? हर पॉइंट पे डायरेक्शन चेंज होती है। किसकी? वेलोसिटी की। और वेलोसिटी इज अ वेक्टर एंड स्पीड इज अ स्केलर। ठीक है, अब देख लो। ठीक है, ये तो ऊपर वाला ऑप्शन था, चलो कोई बात नहीं। अब आ जाएंगे थर्ड पे। क्या कह रहा है? इन केस ऑफ यूसीएम विच ऑफ द फॉलोइंग डू नॉट रिमेन्स कांस्टेंट। ये पीएमटी, प्री मेडिकल टेस्ट, पहले प्री मेडिकल टेस्ट होता था, 2004 का एमसीक्यू है बच्चों। क्या कह रहा है? इन केस ऑफ यूसीएम विच ऑफ द फॉलोइंग डू नॉट रिमेन्स कांस्टेंट। तो हम क्या कर लेते हैं बच्चों, एक चीज हम यहां पर लिख लेंगे, यहां पर लिख लेंगे हम यूसीएम, यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन, और यहां पे लिख लेंगे नॉन यूसीएम। समझ रहे हो? यूसीएम और नॉन यूसीएम। सबसे पहले हम बात करेंगे वर्क की। किसकी? वर्क की। ठीक है, एक चीज मैं देख लेता हूं, वर्क आपको दिखाई दे रहा है बढ़िया से। तो यूसीएम में भी आपका वर्क जीरो होता है, और नॉन यूसीएम में भी आपका वर्क जीरो होता है। बॉडी अगर सर्कल पे घूम रही है तो 101% श्योर दैट वर्क डन इज जीरो। दूसरी चीज वेलोसिटी। वेलोसिटी यूसीएम में भी वेरिएबल है, बदलती है, और नॉन यूसीएम में तो आप ऑफकोर्स वेरिएबल है। ठीक है, अब फर्क क्या होता है? यूसीएम में मैग्नीट्यूड कांस्टेंट होता है, वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड कांस्टेंट होता है, और डायरेक्शन चेंज होती है, डायरेक्शन चेंज होती है। ठीक है, और नॉन यूसीएम में क्या होता है? मैग्नीट्यूड भी चेंज होता है, मैग्नीट्यूड भी चेंज होता है, और डायरेक्शन तो 101% चेंज होती है। अब आप कहोगे सर कैसे? तो देख लो बच्चों, इस तरह से ये पार्टिकल सर्कल में घूम रहा है, और ये पार्टिकल यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन कर रहा है, मतलब इसकी स्पीड हर जगह कितनी है? 5 मीटर पर सेकंड, 5 मीटर पर सेकंड, 5 मीटर पर सेकंड। लेकिन उसकी जो वेलोसिटी है, तो वेलोसिटी मतलब हमें डायरेक्शन के बारे में सोचना पड़ेगा। तो इसकी डायरेक्शन यहां पर अलग है, यहां पर अलग है, यहां पर अलग है, और यहां पर अलग है। हर जगह उसकी डायरेक्शन कैसी है? अलग है। तो यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में वेलोसिटी चेंज होती है बिकॉज ऑफ चेंज इन डायरेक्शन। तो यहां पर डायरेक्शन चेंज होने की वजह से वेलोसिटी चेंज होती है, किसमें? यूसीएम में। और यहां पे दोनों चेंज हो जाएंगे, डायरेक्शन भी और मैग्नीट्यूड भी, नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में। अब जब स्पीड की बात करते हैं बच्चों हम, स्पीड, तो स्पीड में सिर्फ मैग्नीट्यूड होता है। तो अच्छे से देख लो, यहां पर मैग्नीट्यूड कांस्टेंट है, यहां पर भी मैग्नीट्यूड चेंजिंग है। तो यहां पर स्पीड कांस्टेंट रहेगी, यहां पर स्पीड कांस्टेंट रहेगी यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में, और नॉन यूसीएम में वेरिएबल है। स्पीड क्या है? वेरिएबल है। ठीक है, अब देखते हैं, इन केस ऑफ यूसीएम विच ऑफ द फॉलोइंग डू नॉट रिमेन्स कांस्टेंट। तो स्पीड कांस्टेंट है बच्चों, स्पीड कांस्टेंट है, काइनेटिक एनर्जी कांस्टेंट, मास ऑलवेज रिमेन्स कांस्टेंट। अब एक चीज याद रखो, मोमेंटम। अब आगे आ जाते हैं मोमेंटम पे। तो मोमेंटम का जो फॉर्मूला होता है ना बच्चों, मोमेंटम इज बेसिकली डिनोटेड बाय वेक्टर p एंड इट इज मास वेक्टर v। ओके, तो मोमेंटम डिपेंड्स ऑन वेलोसिटी, मोमेंटम डिपेंड्स ऑन वेलोसिटी। अब मुझे बताओ, मोमेंटम वेक्टर है, वेलोसिटी वेक्टर है, तो अगर वेलोसिटी वेरिएबल है तो मोमेंटम भी क्या होगा? वेरिएबल होगा। मोमेंटम भी क्या होगा? वेरिएबल होगा। तो मोमेंटम यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में भी मोमेंटम क्या होगा? वेरिएबल होगा, वेरिएबल होगा। और नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में तो 100% वेरिएबल होगा। अब यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में क्यों वेरिएबल होगा? बिकॉज ऑफ चेंज इन डायरेक्शन, बिकॉज ऑफ चेंज इन डायरेक्शन। ठीक है ना, डायरेक्शन, किसकी डायरेक्शन? वेक्टर v की। यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में वेक्टर v की डायरेक्शन चेंज होती है। और यहां पर वेरिएबल क्यों होगा? बिकॉज ऑफ बोथ चेंज इन मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी। नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में क्या होता है? मैग्नीट्यूड भी चेंज होती है, डायरेक्शन भी चेंज होती है, किसकी? वेलोसिटी की। इस वजह से तो यहां पर तो 100% वेरिएबल होगा। लेकिन इन केस ऑफ यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन विच ऑफ द फॉलोइंग डू नॉट रिमेन्स कांस्टेंट। कौन सा कांस्टेंट नहीं रहता? तो मोमेंटम कांस्टेंट नहीं रहता।
मोमेंटम इज नॉट कांस्टेंट। अब आप कहोगे सर काइनेटिक एनर्जी के बारे में आप क्या कहते हो, तो नेक्स्ट पॉइंट यहां पर ले लेंगे हम काइनेटिक एनर्जी, और मैं बताऊंगा आपको कि काइनेटिक एनर्जी क्या होगी, कांस्टेंट होगी यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में। ठीक है, देख लो। हाँ, अब एक चीज याद रखो, काइनेटिक एनर्जी, आगे वाली चीज देखेंगे काइनेटिक एनर्जी, तो काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला होता है 1/2 mv²। और एक चीज याद रखो, काइनेटिक एनर्जी इज अ स्केलर क्वांटिटी। कौन सी क्वांटिटी है, स्केलर क्वांटिटी। काइनेटिक एनर्जी को डायरेक्शन नहीं होती, एनर्जी को कोई डायरेक्शन नहीं होती। अब यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में डायरेक्शन चेंज होती है, डायरेक्शन चेंज होती है, लेकिन हमें कुछ फर्क पड़ता है क्या, काइनेटिक एनर्जी में डायरेक्शन का कोई टेंशन नहीं। तो यहां पर काइनेटिक एनर्जी कैसे रहेगी, कांस्टेंट। कैसे रहेगी, कांस्टेंट। लेकिन यहां पर मैग्नीट्यूड चेंज हो रही है, मतलब स्पीड चेंज हो रही है ना, स्पीड चेंज हो रही है, तो यहां पर क्या होगी, वेरिएबल होगी। ओके, बिकॉज यहां पे क्या होता है, स्पीड कांस्टेंट होती है, स्पीड कांस्टेंट होती है, इसलिए काइनेटिक एनर्जी कांस्टेंट। और यहां पर स्पीड कैसे होती है, स्पीड इज वेरिएबल हियर, इसलिए वो क्या हो जाएगी, वेरिएबल हो जाएगी। ठीक है, अब यहां पर आ जाते हैं, which of the following is wrong। हमें पता है स्मॉल एंगुलर डिस्प्लेसमेंट इज अ वेक्टर क्वांटिटी एंड लार्ज एंगुलर डिस्प्लेसमेंट इज अ स्केलर, सॉरी, स्मॉल एंगुलर डिस्प्लेसमेंट इज अ वेक्टर क्वांटिटी यस, एंड लार्ज एंगुलर डिस्प्लेसमेंट इज अ स्केलर क्वांटिटी। तो डेल्टा थीटा इज स्मॉल एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, हमें पूछा है रॉन्ग कौन सा है, गलत कौन सा है, तो गलत ये है बच्चों, डेल्टा थीटा स्केलर नहीं होता, डेल्टा थीटा इज अ वेक्टर, डेल्टा थीटा इज अ वेक्टर। तो हमारा आंसर क्या होगा, पॉइंट ए। डेल्टा थीटा इज अ स्केलर, ये सही है बच्चों, डेल्टा थीटा इज अ वेक्टर एंड थीटा इज स्केलर, ये भी सही है, थीटा इज स्केलर, ये भी सही है। तो इसमें से गलत पूछा है, तो गलत कौन सा है, ऑप्शन नंबर ए। तो फोर्थ वन का आंसर क्या है, ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर ए। ठीक है बच्चों, अब इसके बाद आ जाते हैं हम, इन यूसीएम एनर्जी इज कॉन्जर्व, मोमेंटम इज कॉन्जर्व। तो मोमेंटम तो कॉन्जर्व नहीं होता ना बच्चों, यूसीएम में मोमेंटम क्या होता है, वेरिएबल। क्यों वेरिएबल, बिकॉज ऑफ चेंज इन डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी। ठीक है, बोथ कॉन्जर्व, सवाल ही पैदा नहीं होता, नो वन इज कॉन्जर्व, एक कॉन्जर्व होता है, एनर्जी इज कॉन्जर्व, टोटल एनर्जी या काइनेटिक एनर्जी रिमेन्स कांस्टेंट इन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। तो यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में एनर्जी कांस्टेंट होती है, ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है बच्चों। ठीक है, अब उसके बाद आ जाते हैं बच्चों हम हमारे एमसीक्यू नंबर 6 पे, मध्य प्रदेश प्री मेडिकल टेस्ट 1994, बोथ ओमेगा एंड एंगुलर मोमेंटम। अब देख लो, यहां पर लिख देता हूं मैं एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा, ओमेगा ओमेगा यहां पर यूसीएम में कांस्टेंट होता है बच्चों, कांस्टेंट। अब ओमेगा इज अ वेक्टर क्वांटिटी, कांस्टेंट इन मैग्नीट्यूड एज वेल एज डायरेक्शन। अच्छे से याद रखो, यूसीएम में ओमेगा कांस्टेंट होता है इन मैग्नीट्यूड एज वेल एज डायरेक्शन, और यहां पर वेरिएबल होता है, वेरिएबल होता है। और वेरिएबल कैसे होता है, इन मैग्नीट्यूड, दोनों बदलते हैं, इन मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन। ठीक है, नॉन यूसीएम में एंगुलर वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड भी चेंज होता है और डायरेक्शन भी चेंज होता है। इन यूसीएम ओमेगा एंड एंगुलर मोमेंटम वेरी, omega vary but angular momentum does not, both omega and angular momentum are constant। तो ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है। अब आप कहोगे सर कैसे, देख लो बच्चों, लीनियर स्पीड पे, लीनियर वेलोसिटी पे लीनियर मोमेंटम डिपेंड था, लीनियर वेलोसिटी वेरी थी यूसीएम में, इसलिए मोमेंटम वेरी हो गया। लेकिन एंगुलर वेलोसिटी पे एंगुलर मोमेंटम डिपेंड करेगा, एंगुलर वेलोसिटी कैसी है, कांस्टेंट, तो एंगुलर मोमेंटम इज डिनोटेड बाय यल, एंगुलर मोमेंटम, एंगुलर मोमेंटम का सिंबल होता है यल, और ओमेगा कांस्टेंट होने के वजह से एंगुलर मोमेंटम यूसीएम में कैसे होगा, कांस्टेंट होगा, और नॉन यूसीएम में कैसे होगा, वेरी होगा। कैसे होगा, वेरी होगा। आपको विजिबल है बच्चों, ये चीजें विजिबल है, परफेक्ट, नो प्रॉब्लम। ठीक है, तो एंगुलर मोमेंटम यूसीएम में कैसे होता है, कांस्टेंट, और नॉन यूसीएम में कैसे होता है, वेरी। तो उसका आंसर क्या है, ऑप्शन नंबर सी। अब जिपमर एक एग्जाम होता है बच्चों, ओके, मेडिकल के लिए जिपमर के कॉलेज होते हैं कुछ, उसकी इन्फॉर्मेशन हमारे यूट्यूब चैनल पे अवेलेबल है बच्चों, देख लो, आप देख सकते हो, कोटा पैटर्न साइंस वाला यूट्यूब पे जाके देख लो, जिपमर की पूरी इंफॉर्मेशन है। जिपमर की एग्जाम देके आप डॉक्टर बन सकते हो, बट इस ईयर वो एग्जाम कैंसिल हो गई, अब वो नीट के थ्रू ही उसके एडमिशन होंगे। ठीक है ना, क्या कह रहा है, इफ अ पार्टिकल मूव्स ऑन अ सर्कल डिस्क्राइबिंग इक्वल एंगल इन इक्वल टाइम, इक्वल एंगल इन इक्वल टाइम मतलब बच्चों यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन, इक्वल एंगल जा रहा है इक्वल टाइम में, जैसे सेकंड हैंड है, इक्वल एंगल जा रहा है इक्वल टाइम में, तो यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन कह रहा है। अब क्या कह रहा है, वेलोसिटी, तो यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में क्या होता है, यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड कांस्टेंट होता है, डायरेक्शन चेंज होता है, बहुत इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट है बच्चों। तो वेलोसिटी रिमेन्स कांस्टेंट, ये गलत है, चेंज इन मैग्नीट्यूड, ये भी गलत है, चेंज इन डायरेक्शन, तो ये सही है। तो यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में सिर्फ वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड चेंज होता है, यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में सिर्फ वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड चेंज होता है। समझ रहे बच्चों, तो ये सारी चीजें थी जिससे आपको सारी चीजें, आई होप आपको सारी चीजें क्लियर हो गई होंगी। और एक 5 मिनट इस पे हम इन्वेस्ट करेंगे बच्चों, और सारी चीजें मैं आपको फिर से बताऊंगा।
शुरुआत से शुरू करते हैं। इमेजिन करो एक पार्टिकल सर्कुलर मोशन कर रहा है, या फिर हमने क्या किया, एक स्ट्रिंग ले ली बच्चों, रस्सी, एक स्ट्रिंग, डोरी, ठीक है ना, स्ट्रिंग ले ली और इसको एक पत्थर बांधा, स्टोन टाइड किया उसको, और ऐसे हम इसको घुमा रहे हैं, ऐसे घुमा रहे हैं एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में। एंटी क्लॉकवाइज समझता है ना बच्चों, जैसे घड़ी घूमती है उसको क्लॉकवाइज कहते हैं, उसके अपोजिट को क्या कहते हैं, एंटी क्लॉकवाइज। तो इस पत्थर को हम कैसे कर रहे हैं, एंटी क्लॉकवाइज घुमा रहे हैं। अब इमेजिन करो इस पोजीशन पे ये पत्थर रिलीज हो गया, खुल गया, छूट गया इस रस्सी से, तो ये पत्थर इधर जाएगा। तो इस लॉजिक से हम क्या करते हैं, सर्कुलर मोशन में वेलोसिटी, लीनियर वेलोसिटी कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, टेंजेंट। आपको वेलोसिटी फाइंड आउट करनी है इस पॉइंट की, देख लो पहले एंटी क्लॉकवाइज घूम रहा है या क्लॉकवाइज। तो एंटी क्लॉकवाइज मतलब ऐसे, तो यहां पर हम टेंजेंट ड्रॉ करेंगे, अगर क्लॉकवाइज होता तो नीचे टेंजेंट आ जाती। अब इस पॉइंट पे आपको वेलोसिटी फाइंड आउट करना है इधर, इस पॉइंट पे इधर, इस पॉइंट पे इधर, समझ रहे हो। अब सपोज ये यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन है, कौन सी मोशन है, यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन है। अब यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन होने के बावजूद इसकी वेलोसिटी अलग अलग होगी। व्हाई, बिकॉज वेलोसिटी इज अ वेक्टर क्वांटिटी, इट हैज मैग्नीट्यूड एज वेल एज डायरेक्शन। तो हर पॉइंट पे इसकी डायरेक्शन क्या हो रही है, अलग हो रही है। इसलिए यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में भी क्या होता है बच्चों, वेलोसिटी की डायरेक्शन चेंज हो जाती है, इस वजह से वेलोसिटी क्या होगी, चेंज होगी। अब ये सारी चीजें मैं आपको अच्छे से और एक बार समझाऊंगा, देख लो बच्चों क्या होता है। इंटरेस्टिंग चीज देखो, इन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन, लिखते जाओ बच्चों, इन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन, बहुत इंपॉर्टेंट नोट है। इन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन वेलोसिटी मैग्नीट्यूड कांस्टेंट, मैग्नीट्यूड कांस्टेंट, डायरेक्शन चेंजिंग, डायरेक्शन चेंजिंग, ठीक है, मैग्नीट्यूड कांस्टेंट है, डायरेक्शन चेंजिंग है। अब मैग्नीट्यूड कांस्टेंट रहने की वजह से वेलोसिटी जो होती है, वेलोसिटी बच्चों, वेलोसिटी, अब इस पे वेक्टर बता देता हूं, वेलोसिटी इज अ वेक्टर क्वांटिटी। मैग्नीट्यूड कांस्टेंट होने की वजह से स्पीड कांस्टेंट हो जाएगी, बिकॉज स्पीड इज अ स्केलर क्वांटिटी, स्पीड कांस्टेंट, स्पीड कांस्टेंट। कई बुक में स्पीड की डेफिनेशन ऐसे भी लिखी है कि मैग्नीट्यूड ऑफ वेलोसिटी इज कॉल्ड एज स्पीड, ठीक है। तो डायरेक्शन चेंजिंग, डायरेक्शन चेंज होने की वजह से क्या हो जाएगा, वेलोसिटी चेंज हो जाएगा, वेलोसिटी चेंज हो जाएगा, ठीक है। अब डायरेक्शन चेंज होने की वजह से वेलोसिटी चेंज हो जाएगा, और वेलोसिटी चेंज होने की वजह से इसमें एक्सेलरेशन आ जाएगा। इस एक्सेलरेशन को कहा जाता है रेडियल एक्सेलरेशन, देखेंगे अभी हम रेडियल एक्सेलरेशन। और इस वजह से यूसीएम को स्पीड कांस्टेंट होने के बावजूद क्या कहा जाता है, एक्सेलरेटेड मोशन। कौन सी मोशन, एक्सेलरेटेड मोशन, समझ रहे हो। यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में वेलोसिटी की मैग्नीट्यूड कांस्टेंट होती है, लेकिन डायरेक्शन चेंज हो जाती है। मैग्नीट्यूड कांस्टेंट होने की वजह से स्पीड कांस्टेंट रहेगी, डायरेक्शन चेंज होने की वजह से वेलोसिटी चेंज हो जाएगी, और वेलोसिटी अगर चेंज होती है तो एक्सेलरेशन आता है, इस एक्सेलरेशन को कहते हैं रेडियल एक्सेलरेशन। और इसीलिए यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन को क्या कहा जाता है, एक्सेलरेटेड मोशन। नाम पे मत जाइए, आप कहोगे सर यूनिफॉर्म है ना तो वेलोसिटी कांस्टेंट रहेगी, नहीं, वेलोसिटी कांस्टेंट नहीं होती, स्पीड कांस्टेंट होती है। वेलोसिटी की डायरेक्शन हर पॉइंट पे अलग अलग होती है, इस वजह से वेलोसिटी चेंज हो जाएगी। अब वेलोसिटी चेंज होने की वजह से क्या क्या होता है बच्चों, देख लो, एक आता है लीनियर मोमेंटम। कौन सा, लीनियर मोमेंटम। अब देख लो, अच्छे से देख लो, आप 9th स्टैंडर्ड में पढ़ चुके हैं इसको, या आपको ये चीजें नहीं आती तो आप हमारे यूट्यूब चैनल पर जाकर 9th के लेक्चर देख लो बच्चों, 9th के बहुत सारे लेक्चर प्लेलिस्ट में वहां पर हमने अपलोड किए हुए। लीनियर मोमेंटम, तो लीनियर मोमेंटम एक वेक्टर क्वांटिटी है p, और ये होता है m डॉट वेक्टर v। कभी भी यम के सर पे एरो नहीं निकालते, उसका रीजन मास इज अ स्केलर क्वांटिटी, मास क्या है, स्केलर क्वांटिटी। ये सारी चीजें हम 11th में पढ़ चुके हैं। अब ये वेलोसिटी वेरिएबल है बच्चों, वेलोसिटी कैसी है, वेरिएबल का में, यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में, इसलिए लीनियर मोमेंटम भी क्या हो जाएगा, वेरिएबल हो जाएगा। क्या हो जाएगा, वेरिएबल हो जाएगा, समझ रहे हो, लीनियर मोमेंटम भी क्या हो जाएगा, वेरिएबल, बिकॉज वेलोसिटी इज अ वेरिएबल। अब आ जाते हैं काइनेटिक एनर्जी पे, काइनेटिक एनर्जी पे। तो काइनेटिक एनर्जी होता है 1/2 mv²। अब इसके सर पे एरो है क्या बच्चों, नहीं, काइनेटिक एनर्जी क्या है, स्केलर क्वांटिटी है, स्केलर क्वांटिटी। और ये जो v है ये स्पीड है बच्चों, ओके। अब स्पीड कैसी है, कांस्टेंट है, मास तो कांस्टेंट रहेगा, तो काइनेटिक एनर्जी कैसी रहेगी, कांस्टेंट, किसमें, यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में। उसके बाद आएगा एंगुलर वेलोसिटी, एंगुलर वेलोसिटी। तो एक चीज याद रखो बच्चों, एंगुलर वेलोसिटी की मैग्नीट्यूड, मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन, मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों ही कांस्टेंट रहते हैं यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में, दोनों ही क्या होते हैं, कांस्टेंट, यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में। अब इसकी डायरेक्शन कांस्टेंट है, डायरेक्शन कांस्टेंट है,
और मैग्नीट्यूड भी कांस्टेंट है, इस वजह से एंगुलर एक्सेलरेशन कितना हो जाएगा, एंगुलर एक्सेलरेशन हो जाएगा जीरो। एंगुलर एक्सेलरेशन कितना हो जाएगा, जीरो। ओके, इसमें एंगुलर एक्सेलरेशन कितना हो जाएगा, जीरो। तो एंगुलर एक्सेलरेशन कितना होता है, जीरो होता है। ठीक है, अब इसमें एंगुलर एक्सेलरेशन होगा। अब देखते हैं एंगुलर मोमेंटम, एंगुलर मोमेंटम। ठीक है, अब एक चीज याद रखो, वेलोसिटी वेरिएबल थी इसलिए लीनियर मोमेंटम वेरी हुआ, बिकॉज एंगुलर मोमेंटम डिपेंड्स ऑन, सॉरी, लीनियर मोमेंटम डिपेंड्स ऑन लीनियर वेलोसिटी, तो एंगुलर मोमेंटम डिपेंड्स ऑन एंगुलर वेलोसिटी। अब यहां पर एंगुलर वेलोसिटी कांस्टेंट है, इसलिए एंगुलर मोमेंटम भी क्या रहेगा, कांस्टेंट रहेगा। क्या रहेगा, कांस्टेंट रहेगा। ठीक है, तो इतनी सारी चीजें आप यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन के बारे में याद रखो। इन चीजों पर आपको एमसीक्यू अलग अलग तरह से पूछे जा सकते हैं। अगर आपको एमसीक्यू में थोड़ा सा भी प्रॉब्लम है बच्चों, अब आप जाइए वापस से, मैं तो आपकी उंगलियों पे नाचने वाला हूं, वीडियो को पीछे लीजिए, फिर से एमसीक्यू देखिए, फिर से ट्राई कीजिए, अब 100% आपको सारे एमसीक्यू आ जाएंगे। ठीक है, तो इस तरह से कुछ बढ़िया से एमसीक्यू हमने सॉल्व कर लिए। हर चैप्टर में हम 100+ एमसीक्यू सॉल्व करने की कोशिश करेंगे बच्चों। ठीक है ना, तो ये लेक्चर नंबर 2 है हमारा रोटेशनल डायनामिक्स का। ओके, तो अब बच्चों देख लो, लास्ट लेक्चर में हमने स्टार्ट किया था, बहुत ही 2 मिनट में रिवाइज कर लेता हूं। देखो कुछ बच्चों को इसमें कंफ्यूजन था। बेसिकली बच्चों होता क्या है, मोशन होता है। मोशन मतलब क्या, चेंज इन पोजीशन, एक पोजीशन से दूसरे पोजीशन पे जाने को मोशन कहा जाता है। मोशन के दो टाइप होते हैं, मोशन के दो टाइप होते हैं। कौन कौन से टाइप्स होते हैं, मोशन के दो टाइप्स होते हैं, एक लीनियर, लीनियर और दूसरा सर्कुलर। एक लीनियर और दूसरा सर्कुलर। लीनियर मतलब स्ट्रेट लाइन पे अगर मूव होगा तो उसे लीनियर मोशन कहेंगे। सर्कुलर मतलब सर्कमफ्रेंस ऑफ सर्कल पे मूव होगा तो उसे सर्कुलर मोशन कहेंगे। अब किसी भी मोशन को दो तरीके से स्टडी किया जाता है। दिस इज नॉट द टाइप, ये टाइप नहीं है। मोशन को दो तरह से स्टडी किया जाता है। एक होता है काइनेमैटिक्स, समझ रहे हो, दिस इज नॉट द टाइप ऑफ मोशन, दिस इज द टाइप ऑफ मोशन। लीनियर, सर्कुलर, स्ट्रेट लाइन लीनियर, सर्कुलर पाथ सर्कुलर। अब मोशन को कैसे स्टडी किया जाता है, मोशन को स्टडी दो तरीकों से किया जाता है। एक उसका काइनेमैटिक्स पढ़ा जाता है, एक उसका डायनामिक्स पढ़ा जाता है। दीज आर नॉट टाइप्स ऑफ मोशन, समझ रहा है, दीज आर नॉट टाइप्स ऑफ मोशन। तो काइनेमैटिक्स में क्या पढ़ते हैं बच्चों, काइनेमैटिक्स में हम सब कुछ पढ़ते हैं मोशन का विदाउट कॉज, मतलब किस वजह से मोशन हुई उसके बजाय सारी चीजें हम पढ़ लेते हैं। जैसे हमने एंगुलर डिस्प्लेसमेंट पढ़ा, एंगुलर वेलोसिटी पढ़ी, एंगुलर एक्सेलरेशन पढ़ा, तो ये सारी चीजें हमने पढ़ी। और डायनामिक्स में क्या पढ़ना होता है, कॉज, मतलब किस वजह से फोर्स, किस वजह से मोशन आई। तो इसमें बेसिकली क्या आता है, फोर्स। तो हमने ये शुरू किया था काइनेमैटिक्स। तो काइनेमैटिक्स में हमें कॉज पढ़ना है क्या, मतलब किस वजह से मोशन आई वो नहीं पढ़ना। तो काइनेमैटिक्स में हमने ये पढ़ लिया, ये पढ़ लिया, ये पढ़ लिया। अब हमें इनकी डायरेक्शन देखना है और उसके बाद नेक्स्ट लेक्चर में हम शुरू करेंगे डायनामिक्स ऑफ सर्कुलर मोशन। आई होप आपको ये सारी चीजें क्लियर हो गई। तो ये टाइप है लीनियर और सर्कुलर, एंड दीज आर द मेथड टू स्टडी द मोशन। इस मेथड से हम मोशन को स्टडी करते हैं। पहले काइनेमैटिक्स पढ़ते हैं, मोशन का काइनेमैटिक्स, उसके बाद डायनामिक्स। ठीक है, तो काइनेमैटिक्स हमने शुरू किया था, 3 चीजें हम पढ़ चुके हैं। अब इसके बाद हम आ जाते हैं, अब हमें क्या पता चला बच्चों, देखो हमने एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, एंगुलर वेलोसिटी और एंगुलर एक्सेलरेशन पढ़ा। ठीक है, देखो हमने 3 चीजें पढ़ी, थीटा, ओमेगा एंड अल्फा। अब देख लो, थीटा के दो टाइप थे, डेल्टा थीटा एंड थीटा। ओमेगा एक ही था, अल्फा एक ही था। डेल्टा थीटा इज वेक्टर एंड थीटा इज स्केलर, ओमेगा इज वेक्टर एंड अल्फा इज वेक्टर। अब हमने एक चीज लिखी थी कि एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, एंगुलर वेलोसिटी एंड एंगुलर एक्सेलरेशन की डायरेक्शन कौन देता है, राइट हैंड रूल। कौन देता है, राइट हैंड रूल। तो अब ये राइट हैंड रूल क्या है ये हमें पढ़ना है पहले, राइट हैंड रूल। ओके, राइट हैंड रूल। अब बेसिकली राइट हैंड रूल होता क्या है, इट इज द रूल, it is rule to find direction of delta theta, omega and alpha। अब आप कहोगे सर व्हाट अबाउट डायरेक्शन ऑफ थीटा, तो थीटा इज अ स्केलर क्वांटिटी, समझ रहे हो बच्चों, थीटा इज अ स्केलर क्वांटिटी, उसको डायरेक्शन होगी ही नहीं, उसको डायरेक्शन नहीं होगी, समझ रहे हो आप। तो हमें क्या करना है, डेल्टा थीटा मतलब स्मॉल एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, ओमेगा एंगुलर वेलोसिटी, अल्फा एंगुलर एक्सेलरेशन, इन तीनों का डायरेक्शन पता करना है। क्या पता करना है, डायरेक्शन। अब इसके बाद हम बच्चों देख लो, इसके मैग्नीट्यूड हमें ऑलरेडी पता है, इसके मैग्नीट्यूड हमें पता है, लास्ट लेक्चर में हमने देखे, मतलब इसके फॉर्मूले हमें पता है। वी हैव टू जस्ट फाइंड आउट द डायरेक्शन ऑफ दिस थिंग। ठीक है,
तो देख लो बच्चों इसके डायरेक्शन क्या होता है। अब एक चीज याद रखो, सर्कुलर मोशन दो तरह की होती है, एक होती है क्लॉकवाइज और एक होती है एंटी क्लॉकवाइज। ठीक है, एंटी क्लॉकवाइज। अब एंटी क्लॉकवाइज मतलब ये ऐसे बच्चों, समझ रहे हो, दिस इज एंटी क्लॉकवाइज। एंटी क्लॉकवाइज घड़ी के अपोजिट, समझ रहे हो ना, एंटी क्लॉकवाइज। ये ऐसी घड़ी ऐसे घूमती है, इसको ऐसे कर दिया तो ये ऐसे घूमेगी क्लॉकवाइज, तो इसके अपोज क्या हो जाएगा, एंटी क्लॉकवाइज। तो ये क्या हो गया, एंटी क्लॉकवाइज। अब इसके अपोज इधर ले लेंगे हम, ठीक है, ये होगा क्लॉकवाइज, क्लॉकवाइज। ठीक है, क्लॉकवाइज। अब ऐसे सर्कुलर मोशन होता है। अब इसमें से जो स्ट्रेट लाइन पास होती है, ये ऐसी, ऐसे वाली, ये स्ट्रेट लाइन, ठीक है ना, ये स्ट्रेट लाइन बच्चों देख लो, ये सेंटर में से जो लाइन पास हो रही है स्ट्रेट परपेंडिकुलर टू द प्लेन, इस लाइन को कहते हैं एक्सिस ऑफ रोटेशन। एक्सिस ऑफ रोटेशन, जिस भी लाइन के अबाउट ये सर्कुलर मोशन हो रही है उसे कहते हैं एक्सिस ऑफ रोटेशन। तो यहां पर ये क्या हो गया बच्चों, एक्सिस ऑफ रोटेशन, एक्सिस ऑफ रोटेशन। इसके अबाउट ये मोशन हो रही है ना, इसके अबाउट ये मोशन हो रही है, तो इस लाइन को क्या कहेंगे, एक्सिस ऑफ रोटेशन। अभी राइट हैंड रूल क्या है, राइट हैंड रूल, इट इज रूल टू फाइंड द डायरेक्शन ऑफ डेल्टा थीटा ओमेगा एंड अल्फा। थीटा की डायरेक्शन नहीं होती बिकॉज थीटा इज अ स्केलर क्वांटिटी। थीटा कौन सी क्वांटिटी है, स्केलर क्वांटिटी है, समझ रहे हो आप। अब क्या रूल होता है, देखो क्या करना है बच्चों, इमेजिन, हमें इमेजिन करना है, इमेजिन एक्सिस ऑफ रोटेशन, एक्सिस ऑफ रोटेशन is to be held in your right hand, is to be held in your right hand, right hand. Imagine the axis of rotation is to be held in your right hand with thumb, thumb क्या होता है बच्चों, इसको thumb कहते हैं, ओके, with thumb with thumb outstretch एंड स्पेलिंग पे मत जाओ बच्चों, मेरी पढ़ाई यूएस में हुई इसलिए स्पेलिंग अपनी बहुत भारी है, ठीक है ना, उसमें मत जाओ। आउटस्ट्रेच एंड फिंगर्स स्कर्ल्ड, स्कर्ल, अभी क्या, स्कर्ल्ड, ओके। इमेजिन एक्सिस ऑफ रोटेशन इज टू बी हेल्ड इन योर राइट हैंड विद थंब आउटस्ट्रेच एंड फिंगर स्कर्ल्ड। if scurled finger gives direction of circular motion, then thumb points in the direction of delta theta ओमेगा एंड अल्फा। अब अल्फा के लिए एक स्पेशल केस भी होती है, वो डिस्कस करेंगे, पहले हम जनरल चीजें देख रहे हैं। तो इस तरह से ये राइट हैंड रूल है। कुछ समझ नहीं आया सर, अभी समझाया ही कहां है, सिर्फ लिखा है मैंने, ठीक है ना। तो करना क्या है बच्चों, अच्छे से देखो, इमेजिन करो ये एक्सिस ऑफ रोटेशन है आपका, एक्सिस ऑफ रोटेशन को उठाना है, उठा लिया, इमेजिन करना, ऐसे एक्सिस ऑफ रोटेशन उठाने आता है क्या, नहीं, इसीलिए तो इमेजिन करो ऐसे कह रहे हैं ना वो। इमेजिन एक्सिस ऑफ रोटेशन इज टू बी हेल्ड इन योर राइट हैंड, पकड़ लिया सर राइट हैंड में, ऐसे नहीं पकड़ना है, कैसे पकड़ना है, थंब आउटस्ट्रेच कर लिया, थंब को आउटस्ट्रेच कर लिया और फिंगर को ऐसे रोटेट करना है, घुमाना है। अब आदमी की जो फिंगर होती है वो इधर रोटेट होती है, अब अगर आप भूत होगे तो आपकी फिंगर इधर, ऐसे ट्राई मत करो, ऐसे कर लोगे हाथ भी तोड़ लोगे, केस हो जाएगी मेरे पे, पुलिस केस, ठीक है ना। तो आपके जो फिंगर्स है वो इधर रोटेट होते हैं, नॉर्मल पोजीशन ह्यूमन बीइंग की कैसे होती है, ऐसी होती है, ऐसे रोटेट होते हैं ना। तो फिंगर को ऐसे स्कर्ल करना है, मुड़पा लेना है, उसको मुड़पा लेना है, मुड़प ले ली बोटे इन मराठी, ओके, मुड़पा लेना है ऐसे, ठीक है ना। थंब आउटस्ट्रेच फिंगर स्कर्ल्ड, थंब आउटस्ट्रेच फिंगर स्कर्ल्ड, ठीक है। क्या किया हमने, इमेजिन एक्सिस ऑफ रोटेशन इज टू बी हेल्ड इन राइट हैंड, एक्सिस ऑफ रोटेशन को उठाया, राइट हैंड में पकड़ा। अब क्या करना है, थंब आउटस्ट्रेच कर लिया, थंब को आउटस्ट्रेच, और क्या करना है, फिंगर स्कर्ल्ड, फिंगर को स्कर्ल्ड भी कर लिया। अगर अब स्कर्ल्ड फिंगर गिव्स डायरेक्शन ऑफ सर्कुलर मोशन, तो सर्कुलर मोशन कैसे हो रही है, देखो ऐसे हो रही है ना, ऐसे हो रही है, ऐसे, समझ रहे हो, ऐसा ऐसा प्लेन है बच्चों, दिस काइंड ऑफ प्लेन इज देयर। तो ये ऐसे घूम रहा है बच्चों, फिंगर सर्कुलर मोशन के डायरेक्शन में है, तो थंब किधर है, ऊपर, तो ऊपर की डायरेक्शन क्लॉकवाइज में क्या क्या रिप्रेजेंट करेगी, इट विल रिप्रेजेंट डेल्टा थीटा ओमेगा एंड अल्फा। अब अल्फा के लिए एक स्पेशल केस भी होती है, इसके तुरंत बाद हम डिस्कस करेंगे, ओके। सो दिस विल गिव द डायरेक्शन ऑफ डेल्टा थीटा ओमेगा एंड अल्फा। तो डेल्टा थीटा ओमेगा और अल्फा की डायरेक्शन कहां होती है, परपेंडिकुलर टू द प्लेन, ओके, परपेंडिकुलर टू द प्लेन। अब इस बारे में देख लो क्या होगा, ओके, एक्सिस ऑफ रोटेशन को उठाओ, पकड़ो राइट हैंड में, हाँ पकड़ लिया, विद थंब आउटस्ट्रेच फिंगर स्कर्ल कर लिया। लेकिन अब प्रॉब्लम क्या है, फिंगर्स ऐसे घूम रही है हमारी और सर्कुलर मोशन ऐसे हो रही है, ऐसे हो रही है, समझ रहा है। तो अब क्या करो, फिंगर को ऐसे घुमा लो,
नहीं। ऐसे घूमती है क्या फिंगर? नहीं। तो अब क्या करोगे? अब क्या करो, इस हैंड को धीरे से कुछ इस तरह से कर लो, इधर से मत करो ऐसे, इस तरह से कर लो ऐसे इधर। तो थंब किधर आ गया? नीचे। अब देखो फिंगर्स, फिंगर्स ऐसे घूम रही है, बरोबर है? तो फिंगर्स कैसे घूम रही है? सर्कुलर मोशन के डायरेक्शन में, क्लॉकवाइज। तो थंब किधर है? नीचे। तो ये नीचे की डायरेक्शन क्या होगी? डेल्टा थीटा ओमेगा एंड अल्फा। अल्फा के लिए एक स्पेशल केस होती है, बताऊंगा मैं, ठीक है ना? तो ये जनरल सा हमारा डिस्कशन था। तो राइट हैंड रूल क्या करता है? डायरेक्शन देता है डेल्टा थीटा ओमेगा और अल्फा का, डेल्टा थीटा ओमेगा और अल्फा का। समझ रहे हो बच्चों? तो क्या है? इमेजिन द एक्सिस ऑफ रोटेशन इज टू बी हेल्ड इन योर राइट हैंड विथ थंब आउटस्ट्रेच एंड फिंगर्स कर्ल्ड। इफ कर्ल्ड फिंगर गिव्स द डायरेक्शन ऑफ सर्कुलर मोशन, देन थंब गिव्स द डायरेक्शन ऑफ अँगुलर डिस्प्लेसमेंट, अँगुलर व्हेलोसिटी एंड अँगुलर एक्सेलरेशन. व्हेरी सिंपल. अगर मुडपलेली बोटे जर सर्कुलर मोशनची दिशा दाखवत असतील तर अंगठा अँगुलर डिस्प्लेसमेंट, अँगुलर व्हेलोसिटी एंड अँगुलर एक्सेलरेशन दाखवतो. मराठी. ओके? तो इस तरह से कुछ होता है बच्चों. अगर सर्कुलर मोशन, हमारे फिंगर्स का रोटेशन सर्कुलर मोशन की डायरेक्शन बता रही है, तो थंब क्या कर देगा? हमारा एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, एंगुलर वेलोसिटी और एंगुलर एक्सेलरेशन की डायरेक्शन रिप्रेजेंट करेगा. ठीक है? और एक दो एग्जांपल ले लेते हैं. सपोज ऐसा, ऐसे मोशन है बच्चों, ऐसी मोशन है. क्या हो रहा है? ऐसे घूम रहा है, ऐसे घूम रहा है. तो क्या हो जाएगा? अब इसका एक्सिस ये हो जाएगा, इसका एक्सिस ये हो जाएगा. अब क्या करना है आपको? एक्सिस को उठाना है, राइट हैंड में पकड़ना है. पकड़ लिया सर, लेकिन थंब को आउटस्ट्रेच करना है, फिंगर घूमनी चाहिए. अब देखो ये फिंगर्स ऐसे जा रही है, ऐसे जा रही है, ठीक है? तो थंब किधर आ गया? इधर. तो ये क्या होगी? आपकी डायरेक्शन होगी डेल्टा थीटा ओमेगा और अल्फा. अब इसके बजाय अगर आपने ऐसी डायरेक्शन ले ली, तो अब आप क्या करोगे? ये एक्सिस ऑफ रोटेशन, एक्सिस ऑफ रोटेशन को उठा लिया, पकड़ लिया, लेकिन थंब को आउटस्ट्रेच कर लिया. अब हमारे फिंगर्स ऐसे जा रहे हैं, लेकिन फिंगर्स के डायरेक्शन में सर्कुलर मोशन है क्या? नहीं. तो हमें क्या करना पड़ेगा? ये ऐसे करना पड़ेगा. ठीक है? अब देख लो क्या हो रहा है. ये ऐसे इधर आ रहा है, ये इधर है, ये इधर ऐसे आ रहा है. ठीक है ना? तो इस तरह से इधर क्या हो जाएगा? डेल्टा थीटा ओमेगा और अल्फा की डायरेक्शन आ जाएगी. ठीक है? तो इमेजिन the axis of rotation is to be held in your right hand with thumb outstretched and fingers curled. If curled finger gives direction of circular motion, then thumb gives direction of small angular displacement, angular velocity and angular acceleration. अब क्या होता है बच्चों? एक हेडिंग लगा लो, एक्सेलरेशन इन सर्कुलर मोशन. हेडिंग क्या होगी? एक्सेलरेशन इन सर्कुलर मोशन. देख लो बच्चों, एक्सेलरेशन, एक्सेलरेशन इन सर्कुलर मोशन. बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है बच्चों, एक्सेलरेशन इन सर्कुलर मोशन. अब कई तरह के एक्सेलरेशन होते हैं सर्कुलर मोशन में, ठीक है? बट एक चीज याद रखो, सर्कुलर मोशन बेसिकली कितने टाइप की है? दो टाइप की है बच्चों. कितने टाइप की है? दो टाइप की. तो पहले पढ़ेंगे यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन के बारे में, यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन के बारे में. तो देख लो, यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में ओमेगा कांस्टेंट होता है. ओमेगा कैसे होता है बच्चों? कांस्टेंट होता है. क्यों? उसकी डायरेक्शन भी चेंज नहीं होती. बिकॉज व्हाई? सपोज दिस इज द सर्कुलर मोशन. अब यूनिफॉर्म है मतलब यहां पर भी स्पीड 5 मीटर पर सेकंड, यहां पर भी स्पीड 5 मीटर पर सेकंड, यहां पर भी स्पीड 5 मीटर पर सेकंड. ठीक है? तो इसका ओमेगा भी कैसे रहेगा? कांस्टेंट रहेगा. ओमेगा इज आल्सो कांस्टेंट इन मैग्नीट्यूड. सपोज इसका ओमेगा क्या है? 5 रेडियन पर सेकंड. सिर्फ यूनिट चेंज हो जाएगा ना. तो क्या आएगा? ये 5 रेडियन पर सेकंड और ये 5 रेडियन पर सेकंड. अब इसके डायरेक्शन की बात करते हैं. क्या करते हैं? इसके डायरेक्शन की बात करते हैं. तो अगर आप इसके डायरेक्शन की बात करोगे तो ये ऐसे घूम रहा है, ऐसे, तो डायरेक्शन किधर आ जाएगी? ऊपर. तो ये आ गई आपके ओमेगा की डायरेक्शन. तो ये कितना भी रोटेट हो जाए, इसकी डायरेक्शन कैसी रहेगी? परपेंडिकुलर टू द प्लेन, अपवर्ड. ना तो मैग्नीट्यूड चेंज हो रही है, ना तो डायरेक्शन चेंज हो रही है. इसलिए यूसीएम में ओमेगा कैसे होता है? कांस्टेंट. अब एंगुलर एक्सेलरेशन क्या होता है? एंगुलर एक्सेलरेशन, सबसे पहले बात करेंगे एंगुलर एक्सेलरेशन. तो एंगुलर एक्सेलरेशन क्या होता है? डी ओमेगा बाय डी टी, डी ओमेगा बाय डी टी. बट ओमेगा कांस्टेंट है ना, ओमेगा चेंज ही नहीं हो रहा, तो डिफरेंस कितना आएगा? जीरो. तो एंगुलर एक्सेलरेशन कितना रहेगा? जीरो. तो यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में एंगुलर एक्सेलरेशन कितना होता है? जीरो. हमेशा से याद रखो, ओमेगा कितना होता है? सॉरी, अल्फा कितना होता है? जीरो. एंगुलर एक्सेलरेशन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में कितना होता है? जीरो. तो फिर सर आपने तो कहा कि यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन इज एक्सेलरेटेड मोशन, तो अब कौन सा एक्सेलरेशन आता है उसमें? देख लो, तो उसमें एक एक्सेलरेशन आता है, उसे कहा जाता है रेडियल एक्सेलरेशन. रेडियल एक्सेलरेशन या फिर उसको कहते हैं सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन. आप 11th में ऑलरेडी पढ़ चुके हैं सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन. अब इसका जो फॉर्मूला का प्रूफ है ये आपको 11th में है बच्चों. ओल्ड सिलेबस में आपको इसका प्रूफ था, लेकिन इसमें नहीं है, न्यू सिलेबस में. तो रेडियल एक्सेलरेशन, तो रेडियल एक्सेलरेशन कहां से आया? पहले डेफिनेशन लिख लेते. देख लो बच्चों, जो पार्टिकल सर्कुलर मोशन करता है, अब ये कौन सी मोशन है? यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन. तो हम क्या करेंगे? 3 पॉइंट ले लेंगे.
ये एक पॉइंट, ये दूसरा पॉइंट और ये तीसरा पॉइंट, और इमेजिन करो ये एंटी क्लॉकवाइज घूम रहा है और यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन कर रहा है, तो स्पीड कांस्टेंट रहेगी 5 मीटर पर सेकंड, 5 मीटर पर सेकंड, 5 मीटर पर सेकंड। तो होगा क्या बच्चों, देख लो, इसकी जो डायरेक्शन होगी यहां पर होगी, ऐसे घूम रहा है ना वो एंटी क्लॉकवाइज, तो यहां से रिलीज होगा तो इधर चला जाएगा, यहां से रिलीज होगा तो इधर चला जाएगा, यहां से रिलीज होगा तो इधर चला जाएगा। तो रेडियल एक्सेलरेशन या सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन क्या करता है, अब यहां पर क्या हो रही है बच्चों, वेलोसिटी इज नॉट कांस्टेंट। वेलोसिटी कांस्टेंट है क्या, नहीं, वेलोसिटी इज नॉट कांस्टेंट। स्पीड इज कांस्टेंट बट वेलोसिटी इज नॉट कांस्टेंट। बार बार ये चीजें रिवाइज कर रहा हूं मैं, वेलोसिटी इज नॉट कांस्टेंट। अब इसको थोड़ा सा स्पेसिफाई करते हैं, मैग्नीट्यूड कांस्टेंट है, मैग्नीट्यूड कांस्टेंट है, मतलब सब जगह 5 5 है, लेकिन डायरेक्शन कांस्टेंट है क्या, नहीं, डायरेक्शन कांस्टेंट नहीं है, डायरेक्शन इज नॉट कांस्टेंट। अब ये डायरेक्शन को वेरी करने का काम कौन करता है, रेडियल एक्सेलरेशन या सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन। तो ये एक्सेलरेशन कहां होता है, टुवर्ड्स द सेंटर अलोंग द रेडियस। अब रेडियस पे होता है इसलिए रेडियल एक्सेलरेशन कहते हैं, और टुवर्ड्स द सेंटर होता है इसलिए सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन कहते हैं। तो इसकी डेफिनेशन क्या आ जाएगी बच्चों, द एक्सेलरेशन, यहां पर लिखता हूं, द एक्सेलरेशन ऑफ पार्टिकल, द एक्सेलरेशन ऑफ पार्टिकल, द एक्सेलरेशन ऑफ पार्टिकल along, the acceleration of particle along the radius, along the radius directed towards the center of circle, directed towards the center of circle is called, उसको क्या कहा जाता है, रेडियल एक्सेलरेशन या सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन। जो पार्टिकल सर्कुलर मोशन कर रहा है, द एक्सेलरेशन ऑफ पार्टिकल अलोंग द रेडियस डायरेक्शन टुवर्ड द सेंटर ऑफ सर्कल, द एक्सेलरेशन ऑफ पार्टिकल परफॉर्मिंग सर्कुलर मोशन या परफॉर्मिंग यूसीएम, समझ रहे हो, ऐसा पार्टिकल जो यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन परफॉर्म कर रहा है, उसका जो एक्सेलरेशन होता है वो अलोंग द रेडियस होता है एंड टुवर्ड्स द सेंटर ऑफ सर्कल होता है, ऐसे एक्सेलरेशन को क्या कहा जाता है, रेडियल एक्सेलरेशन। अब रेडियल एक्सेलरेशन का फॉर्मूला क्या होता है, इट इज आल्सो वेक्टर क्वांटिटी एंड इट्स फॉर्मूला इज माइनस ऑफ ओमेगा स्क्वायर डॉट वेक्टर आर, माइनस ऑफ ओमेगा स्क्वायर डॉट वेक्टर आर। अब आप कहोगे सर ये माइनस क्यों आया, ये मैग्नीट्यूड तो आपको इसका प्रूफ 11th में मिल जाएगा, लेकिन ये माइनस क्यों आया, माइनस आने की वजह ये है बच्चों, देख लो, रेडियल, ये सर्कुलर मोशन हो रही है, यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन, तो रेडियल एक्सेलरेशन की डायरेक्शन ये है, दिस इज डायरेक्शन ऑफ AR, और रेडियस वेक्टर की डायरेक्शन ये होती है बच्चों, फ्रॉम सेंटर ऑफ सर्कल टू पोजीशन ऑफ पार्टिकल। तो दोनों की डायरेक्शन कैसी है, अपोजिट, तो जहां जहां भी अपोजिट होता है वहां पे कौन सा साइन आता है, माइनस। अब ये निगेटिव साइन इंडिकेट्स दैट, यहां पे लिख लेता हूं मैं, निगेटिव साइन इंडिकेट्स, निगेटिव साइन क्या इंडिकेट कर रहा है, निगेटिव साइन इंडिकेट्स, क्या इंडिकेट कर रहा है, वेक्टर AR एंड वेक्टर R। व्हाट इज वेक्टर AR, वेक्टर AR इज रेडियल एक्सेलरेशन, वेक्टर AR क्या है बच्चों, रेडियल एक्सेलरेशन, और वेक्टर R क्या है, रेडियस वेक्टर, वेक्टर AR एंड R आर अपोजिटली डायरेक्टेड, आर अपोजिटली डायरेक्टेड, समझ रहे हो। तो इस तरह से ये होता है रेडियल एक्सेलरेशन। तो यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में सिर्फ एक ही एक्सेलरेशन होता है, वो होता है रेडियल एक्सेलरेशन, और ये क्या करता है, रेडियल एक्सेलरेशन, इट चेंजेस डायरेक्शन ऑफ लीनियर वेलोसिटी, इट चेंजेस डायरेक्शन ऑफ लीनियर वेलोसिटी। ये क्या करता है, डायरेक्शन चेंज करता है, किसकी, लीनियर वेलोसिटी की। ओके, तो इस तरह से होता है, ये सारी चीजें आप लिख लो बच्चों पॉज करके, हो गया, हो गया, चलो ठीक है। तो ये सारे एक्सेलरेशन पढ़े हमने यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन के, किसके, यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन के। अब बारी आती है नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में कई तरह के एक्सेलरेशन होते हैं बच्चों। ओके, सारे एक्सेलरेशन आपको डिटेल में समझना बहुत ही ज्यादा जरूरी है, अच्छे से देख लो। अब नंबर 2, नॉन यूसीएम। तो यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में एक ही एक्सेलरेशन होता है, कौन सा, रेडियल एक्सेलरेशन, जो क्या करता है, वेलोसिटी की डायरेक्शन चेंज करता है। ठीक है, अब नॉन यूसीएम, नॉन यूसीएम में सबसे पहले एंगुलर एक्सेलरेशन ले लेते हैं हम, एंगुलर एक्सेलरेशन। तो देख लो बच्चों, नॉन यूसीएम मतलब फैन, फैन क्या करेगा, पहला रोटेशन कम स्पीड से करेगा, दूसरा स्पीड से, तो इसकी एंगुलर वेलोसिटी मैग्नीट्यूड में चेंज हो जाएगी ना, और डायरेक्शन भी कई जगह चेंज होती है, दिखाऊंगा मैं आपको, टेंशन मत लीजिए। एंगुलर एक्सेलरेशन ये डिनोट करते हैं अल्फा से, तो अल्फा क्या होता है, डी ओमेगा बाय dt, एरो भी लिख सकते हो, डजंट मैटर। ओके, अल्फा क्या होता है, डी ओमेगा बाय dt, बट नॉन यूसीएम में ओमेगा इज नॉट कांस्टेंट ना, ओमेगा इज नॉट कांस्टेंट,
ओमेगा कांस्टेंट नहीं होता, ओमेगा इज नॉट कांस्टेंट। तो ओमेगा नॉट कांस्टेंट मतलब ओमेगा 1 क्या हो जाएगी, इनिशियल एंगुलर वेलोसिटी, इनिशियल एंगुलर वेलोसिटी, समझ रहे हो। और ओमेगा 2 क्या हो जाएगी, फाइनल एंगुलर वेलोसिटी, फाइनल एंगुलर वेलोसिटी। अब ओमेगा कांस्टेंट नहीं है, फाइनल एंगुलर वेलोसिटी। अब ओमेगा कांस्टेंट नहीं है तो ओमेगा 1 इनिशियल, ओमेगा 2 फाइनल, तो डी ओमेगा क्या आ जाएगा, डिफरेंस इन ओमेगा, मतलब ओमेगा 2 माइनस ओमेगा 1। तो अल्फा का फॉर्मूला क्या आएगा, ओमेगा 2 माइनस ओमेगा 1 डिवाइडेड बाय dt या t। तो ये हो गया अल्फा, ये क्या हो गया अल्फा। अब एक चीज याद रखो, यहां पर दो चीजें हो सकती है, दो चीजें, इफ, अब चेंज मतलब ओमेगा चेंजिंग, ओमेगा चेंजिंग। अब चेंज दो टाइप का हो सकता है, बहुत ही इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन बता रहा हूं बच्चों। चेंजिंग दो टाइप का होता है, ओमेगा चेंजिंग दो टाइप का होता है, एक इंक्रीजिंग, इंक्रीजिंग, और दूसरा डिक्रीजिंग, डिक्रीजिंग, समझ रहे हो, एक इंक्रीजिंग दूसरा डिक्रीजिंग। अब इंक्रीज हो रहा है, ओमेगा इंक्रीज हो रहा है, तो ओमेगा 2 इज ग्रेटर देन ओमेगा 1, ओमेगा 2 इज ग्रेटर देन ओमेगा 1, मतलब बाद की एंगुलर वेलोसिटी बढ़ जाएगी, 1 रेडियन पर सेकंड, 2 3 4 5 ऐसे। और ओमेगा डिक्रीजिंग मतलब ओमेगा 2 इज लेस देन ओमेगा 1, मतलब कैसे, ऐसे 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 वो रुक जाएगा, समझ रहे हो। मतलब ओमेगा 2 ज्यादा, ओमेगा 1 ज्यादा था, ओमेगा 2 बाद में रुक गया, इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग, ठीक है। अब इंक्रीजिंग में क्या होगा, अल्फा पॉजिटिव, समझ रहे हो, अल्फा पॉजिटिव होगा, बिकॉज ओमेगा 2 इज ग्रेटर देन ओमेगा 1 ना, तो ये बड़ा हो गया, बड़े में से छोटा गया तो क्या आया, पॉजिटिव। और अगर ओमेगा 2 कम होगा, ये कम होगा, ये कम होगा, तो कम में से ज्यादा माइनस हुआ तो आंसर निगेटिव होगा, तो अल्फा कैसे होगा, निगेटिव, अल्फा कैसे होगा, निगेटिव। तो इसको क्या कहते हैं, निगेटिव एक्सेलरेशन को रिटार्डेशन कहते हैं, क्या कहते हैं, रिटार्डेशन, रिटार्डेशन या डिसलरेशन, डिसलरेशन। अब मैं आपको हमेशा डायरेक्शन के टाइम पे बता रहा था कि एक्सेलरेशन की एक स्पेशल केस होती है, तो वो स्पेशल केस ये होती है, सपोज ये सर्कुलर मोशन है, ठीक है, ये सर्कुलर मोशन है, ओके। तो अब क्या हो रहा है, ये सपोज इस तरह की है, इसको क्या कहते हैं, एंटी क्लॉकवाइज, एंटी क्लॉकवाइज, एंटी क्लॉकवाइज। तो ऊपर किसकी डायरेक्शन होगी, ऊपर डायरेक्शन होगी डेल्टा थीटा, डेल्टा थीटा को थोड़ी देर के लिए भूल जाओ, ठीक है, चलो वो होता है, उसका कोई प्रॉब्लम नहीं। ओमेगा डायरेक्शन किधर आई, ऊपर आई, ओमेगा की, ओके। अब सपोज ये भी सेम है, हाँ, ये भी क्या है, एंटी क्लॉकवाइज ही है, तो डायरेक्शन ऊपर ही होगी, ओमेगा। अब प्रॉब्लम ये है, अगर ओमेगा बढ़ रहा है, ओमेगा अब यहां पर देख लो, ये देखो ओमेगा की डायरेक्शन, ठीक है, तो अच्छे से देखो, ओमेगा यहां पर क्या है, पॉजिटिव, ओके, यहां पर भी क्या है, पॉजिटिव। अब यहां पर देखो अल्फा कैसे है, पॉजिटिव, अगर अल्फा पॉजिटिव होगा तो उसकी डायरेक्शन ऊपर आएगी, अल्फा। अब ऊपर पॉजिटिव मतलब नीचे निगेटिव, यहां पर अल्फा कैसे है, निगेटिव, निगेटिव तो अल्फा की डायरेक्शन नीचे होगी, समझ रहे हो आप, समझ रहे हो आप, सिंपल सी चीज है बच्चों। जब वेलोसिटी इंक्रीज होती है, जब वेलोसिटी इंक्रीज होती है, तो वेलोसिटी के डायरेक्शन में ही एक्सेलरेशन होता है, और जब वेलोसिटी डिक्रीज होती है, तो एक्सेलरेशन के अपोजिट, सॉरी, वेलोसिटी के अपोजिट डायरेक्शन में क्या होता है, एक्सेलरेशन होता है, ठीक है। तो ये इंक्रीजिंग ओमेगा, अगर ओमेगा इंक्रीज हो रहा है, इंक्रीज ओमेगा, ओमेगा अगर बढ़ रहा है, तो ओमेगा और अल्फा एक ही डायरेक्शन में होंगे। अगर ओमेगा घट रहा है, ओमेगा डिक्रीजिंग, ओमेगा इज डिक्रीजिंग, अगर ओमेगा डिक्रीज हो रहा है, तो ओमेगा और अल्फा कैसे होंगे, अपोजिट डायरेक्शन में होंगे, कैसे होंगे, अपोजिट डायरेक्शन में होंगे, समझ रहे हो आप, सिंपल सी चीज है बच्चों। अगर ओमेगा बढ़ रहा है तो ओमेगा और अल्फा एक ही डायरेक्शन में होंगे, और ओमेगा घट रहा है तो ओमेगा और अल्फा अपोजिट डायरेक्शन में होंगे। एक चीज याद रखो, जिस डायरेक्शन में डेल्टा थीटा होगा उसी डायरेक्शन में ओमेगा होगा हमेशा, लेकिन अगर ओमेगा बढ़ रहा है तो ओमेगा के डायरेक्शन में अल्फा होगा, अगर ओमेगा घट रहा है तो ओमेगा और अल्फा की डायरेक्शन सेम नहीं होगी, अपोजिट होगी, ठीक है। तो इस तरह का ये लॉजिक होता है, अगर ओमेगा बढ़ रहा है तो ओमेगा अल्फा एक ही डायरेक्शन में, और अगर ओमेगा घट रहा है तो ओमेगा अल्फा अपोजिट डायरेक्शन में, क्यों, बिकॉज अल्फा कैसे आएगा यहाँ पर, निगेटिव, तो ऊपर का पॉजिटिव मतलब नीचे का निगेटिव, यहाँ पर अल्फा कैसा है, पॉजिटिव, तो ओमेगा जिधर अल्फा भी उधर ही होता है, ठीक है। इस तरह का ये लॉजिक होता है बच्चों। तो यहाँ पर हमने पहला एक्सेलरेशन नॉन यूसीएम का पढ़ लिया, कौन सा, एंगुलर एक्सेलरेशन, कौन सा, एंगुलर एक्सेलरेशन। अब इसके बाद हम पढ़ेंगे इसमें का दूसरा एक्सेलरेशन, वो होता है टेंजेंशियल एक्सेलरेशन, कौन सा, टेंजेंशियल एक्सेलरेशन। अब टेंजेंशियल एक्सेलरेशन क्या होता है, देख लो बच्चों, इमेजिन करो यहां पर ये बॉडी ऐसे घूम रही थी, ओके, घूम रही थी। अब क्या हुआ,
इसकी स्पीड इंक्रीज हो रही है, नॉन यूसीएम है ना, नॉन यूसीएम है। सेकंड, नंबर 2 टेंजेंशियल एक्सेलरेशन, टेंजेंशियल एक्सेलरेशन, एक्सेलरेशन, टेंजेंशियल एक्सेलरेशन। तो टेंजेंशियल एक्सेलरेशन मतलब ये वेलोसिटी इधर जाएगी इसकी, ठीक है, तो ये एंटी क्लॉकवाइज घूम रहा है, ऐसे जाएगा, तो यहां पर जो एक्सेलरेशन आएगा उसे कहते हैं टेंजेंशियल एक्सेलरेशन। अब यहां पर देखो बच्चों, यहां से यहां तक लीनियर मोशन हो रही है, तो इसमें जो भी एक्सेलरेशन आएगा वो टेंजेंट है, तो इसे क्या कहेंगे, टेंजेंशियल एक्सेलरेशन। अब आप कहोगे सर यहां पर तो एक ही मोशन आप कंसीडर कर रहे हो ना, तो उसकी तो डायरेक्शन कांस्टेंट है, एक्सेलरेशन नहीं आना चाहिए। तो सपोज यहां से ये रिलीज हुआ, तो जब रिलीज हुआ उसकी स्पीड मैक्सिमम होगी, अब वो ऊपर जा रहा है ना, तो जैसे जैसे ऊपर जाएगा वैसे वैसे उसकी मैग्नीट्यूड घटती जाएगी, मैग्नीट्यूड घटती जाएगी, और लास्ट टाइम क्या हो जाएगी, जीरो। तो यहां से यहां तक मैग्नीट्यूड चेंज हो रही है वेलोसिटी की, जिस वजह से इसमें एक एक्सेलरेशन आएगा, उसको कहेंगे टेंजेंशियल एक्सेलरेशन, टेंजेंशियल एक्सेलरेशन, ठीक है। तो टेंजेंशियल एक्सेलरेशन कितना होता है, AT इज इक्वल टू आर इंटू अल्फा, समझ रहे हो, AT इज इक्वल टू आर इंटू अल्फा। कई बार इसको लीनियर एक्सेलरेशन भी कहा जाता है, लीनियर एक्सेलरेशन। अब इसका प्रूफ आपको 11 में है, AT इज इक्वल टू आर इंटू अल्फा, AT इज इक्वल टू आर इंटू अल्फा, ये क्या आ गया, लीनियर एक्सेलरेशन। या फिर मैं इस चैप्टर में आपको दे दूंगा, 2 मिनट में प्रूफ आ जाएगा उसका, नो प्रॉब्लम। AT इज इक्वल टू आर इंटू अल्फा। AT क्या है, टेंजेंशियल एक्सेलरेशन या लीनियर एक्सेलरेशन, आर क्या है, रेडियस, अल्फा क्या है, एंगुलर एक्सेलरेशन, अल्फा क्या है, एंगुलर एक्सेलरेशन। अब एक चीज याद रखो, यूसीएम में अल्फा कितना होता है, 0। यूसीएम में अल्फा कितना होता है, 0, बिकॉज ओमेगा कांस्टेंट होता है ना, ओमेगा कैसे होता है, कांस्टेंट, ओमेगा कांस्टेंट होने की वजह से अल्फा कितना हो जाएगा, 0। इसलिए AT इज इक्वल टू आर इंटू 0, मतलब कितना हो जाएगा, 0। मतलब यूसीएम में AT भी कितना होता है, 0। कितना होता है, 0। अब यहां पर भी दो चीजें आ जाएंगी, टेंजेंशियल एक्सेलरेशन की भी दो चीजें आ जाएंगी। टेंजेंशियल एक्सेलरेशन इफ वेलोसिटी इज इंक्रीजिंग एंड इफ वेलोसिटी इज डिक्रीजिंग। देख लो बच्चों, अच्छे से देख लो, दो चीजें हो सकती है, वेलोसिटी इंक्रीजिंग, वेलोसिटी इंक्रीजिंग, जब भी इंक्रीज होगा तो जिस भी डायरेक्शन में आपकी वेलोसिटी होती है उसी डायरेक्शन में क्या होता है, एक्सेलरेशन। सिंपल सी चीज है बच्चों, अगर वेलोसिटी बढ़ रही है, दिस इज वेलोसिटी इंक्रीजिंग, ओके, इस पॉइंट को देख लेंगे हम, तो इस डायरेक्शन में वेलोसिटी होगी। अब वेलोसिटी बढ़ रही है तो जिस डायरेक्शन में वेलोसिटी उसी डायरेक्शन में आपका एक्सेलरेशन होगा। लेकिन अगर वेलोसिटी डिक्रीजिंग है, वेलोसिटी डिक्रीजिंग है, सेम सिचुएशन, लेकिन हो क्या रहा है, लीनियर वेलोसिटी डिक्रीज हो रही है, तो जिस डायरेक्शन में वेलोसिटी है उसके अपोजिट डायरेक्शन में आपका एक्सेलरेशन होगा। समझ रहे हो, अगर वेलोसिटी इंक्रीज हो रही है तो जिस डायरेक्शन में वेलोसिटी उसी डायरेक्शन में एक्सेलरेशन, अगर वेलोसिटी डिक्रीज हो रही है तो जिस डायरेक्शन में वेलोसिटी उसके अपोजिट डायरेक्शन में एक्सेलरेशन, क्या आ जाएगा, एक्सेलरेशन। तो ये दूसरा एक्सेलरेशन हो गया जिसको हम कहेंगे टेंजेंशियल एक्सेलरेशन। कौन सा एक्सेलरेशन, टेंजेंशियल एक्सेलरेशन। तो नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर में कितने एक्सेलरेशन हो गए, 2। एक कौन सा, एंगुलर एक्सेलरेशन, दूसरा कौन सा, टेंजेंशियल एक्सेलरेशन। कौन सा, टेंजेंशियल एक्सेलरेशन। अब इसमें तीसरा एक एक्सेलरेशन होता है जिसे कहते हैं नेट एक्सेलरेशन। कौन सा एक्सेलरेशन, नेट एक्सेलरेशन, नेट एक्सेलरेशन। नेट एक्सेलरेशन इज डिनोटेड बाय ए। अब अच्छे से देख लो, ये आपके सिलेबस में नहीं है, MSCET के सिलेबस में आ जाएगा ये। तो इस तरह से क्या हो रहा है, यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन हो रहा है, इधर क्या हो जाएगा आपका AR, रेडियल एक्सेलरेशन, और इधर क्या हो जाएगा आपका AT, टेंजेंशियल एक्सेलरेशन। कुछ इस तरह से ये मोशन हो रही है, और दोनों का एंगल कितना आ जाएगा, 90 डिग्री, 90 डिग्री। तो इन दोनों का जो रिजल्टेंट होगा वो यहां किधर आ जाएगा, इसे कहेंगे नेट एक्सेलरेशन A। अब दो वेक्टर होते हैं, ये एक वेक्टर हो गया बच्चों, ये होगा वेक्टर AT, और ये हो गया वेक्टर AR, ठीक है, वेक्टर AT और वेक्टर AR। तो AR कितना होता है, V स्क्वायर बाय AR कितना होता है, माइनस ओमेगा स्क्वायर R, और AT क्या होता है, R इंटू अल्फा। इसका वेक्टर फॉर्म भी बताऊंगा, घबराइए मत, R इंटू R। तो इन दोनों का रिजल्टेंट यहां पर आ जाएगा, इसको कहेंगे A। तो नेट वेक्टर या रिजल्टेंट वेक्टर काटने का फॉर्मूला क्या होता है, वेक्टर R इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ, याद आ रहा है, 11 P स्क्वायर प्लस Q स्क्वायर प्लस 2PQ कॉस थीटा। P मतलब फर्स्ट वेक्टर, Q मतलब सेकंड वेक्टर। तो यहां पर थीटा कितना है, थीटा इज 90 डिग्री, थीटा इज 90 डिग्री। कॉस 90 कितना हो जाएगा, 0, कॉस 90 कितना हो जाएगा, 0। तो ये सारी चीज कितनी हो जाएगी, 0। तो रिजल्टेंट वेक्टर कितना आएगा, अंडर रूट ऑफ P स्क्वायर प्लस Q स्क्वायर। तो यहां पर पहला वेक्टर कौन सा है, AR, दूसरा वेक्टर कौन सा है, AT, और रिजल्टेंट वेक्टर क्या है, A। तो A इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, A इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ AR स्क्वायर प्लस AT स्क्वायर, AR स्क्वायर प्लस AT स्क्वायर, ठीक है। तो इस तरह से नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में 3 एक्सेलरेशन होते हैं। कौन कौन से, रेडियल एक्सेलरेशन, सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन या रेडियल एक्सेलरेशन, टेंजेंशियल एक्सेलरेशन
और नेट एक्सेलरेशन। ठीक है बच्चों, तो इस तरह से ये सारी चीजें हमारी हो गई। ठीक है, अब हम आ जाते हैं, देखो कुछ बढ़िया बढ़िया सी चीजें देखेंगे बच्चों, अच्छे से देख लो क्या होता है बच्चों। देख लो, एंगल इज इक्वल टू आर्क अपॉन रेडियस, हमने ये फॉर्मूला पढ़ा है, बहुत ही इंपॉर्टेंट बच्चों, नोट। एंगल इज इक्वल टू आर्क अपॉन रेडियस, हमने ये फॉर्मूला पढ़ा है। तो इसका जो वेक्टर फॉर्म होता है ना बच्चों, वेक्टर डेल्टा एस इज इक्वल टू वेक्टर डेल्टा थीटा क्रॉस वेक्टर आर। ठीक है, ये क्रॉस प्रोडक्ट है बच्चों। वेक्टर डेल्टा एस डिस्प्लेसमेंट वेक्टर क्वांटिटी, वेक्टर डेल्टा थीटा वेक्टर क्वांटिटी, आर रेडियस वेक्टर। ठीक है, तो देख लो क्या होता है बच्चों, ये क्रॉस प्रोडक्ट है। ये अगर आपने ऐसा लिख दिया वेक्टर डेल्टा एस इज इक्वल टू वेक्टर डेल्टा आर क्रॉस वेक्टर डेल्टा थीटा, तो ये रॉन्ग होता है। अब कैसे रॉन्ग होता है, हमने ये 11th में पढ़ा है कि क्रॉस प्रोडक्ट इज नॉट कम्यूटेटिव। कुछ याद आ रहा है? ठीक है, चलो उसमें नहीं पढ़ना, ऐसे नहीं लिख सकते इसको, ऐसे ही लिख सकते हैं, वेक्टर डेल्टा एस इज इक्वल टू वेक्टर डेल्टा थीटा क्रॉस वेक्टर आर, ये वेक्टर फॉर्म है, इक्वेशन नंबर फर्स्ट। अब क्या करेंगे, इसको डिवाइड बाय डेल्टा टी, डिवाइड बाय डेल्टा टी। अब डेल्टा टी से डिवाइड कर लो, डेल्टा एस बाय डेल्टा टी इज इक्वल टू डेल्टा थीटा बाय डेल्टा टी इंटू वेक्टर आर। ये मल्टीप्लीकेशन ना, दोनों में से एक को ही डिवाइड करना पड़ेगा। अरे यार ऐसे होता ना, 25 इंटू 5 डिवाइडेड बाय 5 है, तो आप किसी एक को डिवाइड करोगे ना, दोनों को थोड़ी करोगे। तो ऐसा मत करो, इधर भी डिवाइड करो ना सर, ये प्लस थोड़ी है, मल्टीप्लीकेशन ना, एक को ही करे, 5 1 5, ऐसे एक को ही करोगे ना, ठीक है ना। उस तरह से इसको हमने डेल्टा टी से डिवाइड किया। अब क्या हो जाएगा बच्चों, displacement upon time is velocity vector v and angular displacement upon time is angular velocity। तो इंटरेस्टिंग रिलेशन मिल गया, वेक्टर v इज इक्वल टू वेक्टर ओमेगा क्रॉस वेक्टर r, वेक्टर v इज इक्वल टू वेक्टर ओमेगा क्रॉस वेक्टर r। अगर किसी ने इसको ऐसे लिख दिया वेक्टर v इज इक्वल टू वेक्टर r क्रॉस वेक्टर ओमेगा, तो ये रॉन्ग है, ऐसे नहीं लिख सकते, बिकॉज क्रॉस प्रोडक्ट इज नॉट कम्यूटेटिव। ठीक है, तो इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, डेल्टा वेक्टर v इज इक्वल टू डेल्टा ओमेगा क्रॉस वेक्टर आर। अब आप कहोगे सर डेल्टा मतलब क्या, डेल्टा मतलब स्मॉल। अब फिर से हम क्या करेंगे, इसको डेल्टा टी से डिवाइड करेंगे, डिवाइड बाय डेल्टा टी, तो क्या हो जाएगा, डेल्टा वेक्टर वी डिवाइडेड बाय डेल्टा टी इज इक्वल टू डेल्टा वेक्टर ओमेगा डिवाइडेड बाय डेल्टा टी क्रॉस वेक्टर आर। रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी इज कॉल्ड एज एक्सेलरेशन, इसको कहेंगे टेंजेंशियल एक्सेलरेशन। कौन सा एक्सेलरेशन, टेंजेंशियल एक्सेलरेशन। रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगुलर वेलोसिटी इज कॉल्ड एज एंगुलर एक्सेलरेशन, और ये तो रेडियस वेक्टर है, तो इसकी जगह क्या आ जाएगा, वेक्टर at इज इक्वल टू वेक्टर अल्फा क्रॉस वेक्टर आर। बहुत इंपॉर्टेंट सी चीज है बच्चों, अगर किसी ने इसको ऐसे लिखा वेक्टर at इज इक्वल टू वेक्टर आर क्रॉस वेक्टर अल्फा, तो ये रॉन्ग है, ऐसे नहीं लिख सकते, बिकॉज क्रॉस प्रोडक्ट इज नॉट कम्यूटेटिव। ठीक है, ये सारी चीजें आपके सिलेबस से निकाल दी गई हैं, आपको ये डायरेक्ट फॉर्मूले दिए गए हैं, लेकिन आपको ये चीजें याद रखना बहुत ही ज्यादा जरूरी है। ठीक है, हो गया बच्चों, हो गया, हो गया, चलो ठीक है। तो ये वेक्टर फॉर्म है या रिलेशन बिटवीन लीनियर वेलोसिटी एंड एंगुलर वेलोसिटी। तो अब हम कुछ फॉर्मूले लिखता हूं बच्चों मैं आपके लिए, अच्छे से देखो और उसको समझ लो। ठीक है, इससे पहले हम क्या कर लेंगे, एक चीज पढ़ लेंगे बच्चों, देख लो, देख लो क्या करेंगे हम पहले, पीरियड ऑफ सर्कुलर मोशन, पीरियड ऑफ सर्कुलर मोशन, पीरियड ऑफ सर्कुलर मोशन। ठीक है, तो पीरियड ऑफ सर्कुलर मोशन इट इज डिनोटेड बाय कैपिटल टी, कैपिटल टी। तो सर्कुलर मोशन में या यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन कहिए, पीरियड ऑफ यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन, पीरियड ऑफ यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। तो क्या होता है बच्चों, पीरियड मतलब टाइम। अब कौन सा टाइम, एक रिवोल्यूशन पूरा करने के लिए जितना टाइम लगता है उसे पीरियड कहा जाता है। ठीक है, जैसे सेकंड हैंड है, सेकंड हैंड, ओके, सेकंड हैंड एक रिवोल्यूशन कितने टाइम में पूरा करता है, 60 सेकंड। तो 60 सेकंड क्या हो गया, इसका पीरियड हो गया, क्या हो गया, पीरियड हो गया। उसके बाद मिनट हैंड, कौन सा हैंड, मिनट हैंड। मिनट हैंड एक रिवोल्यूशन के लिए कितना टाइम लेता है, 60 मिनट। तो 60 मिनट इसका क्या हो गया, पीरियड। ओके, तो मिनट को अगर सेकंड करोगे तो 60 इंटू 60 हो जाएगा। अब क्या है वो देख लो आप। उसके बाद आवर हैंड है बच्चों, आवर हैंड। अब आवर हैंड एक रिवोल्यूशन पूरा करने में कितना, 12 आवर टाइम लेता है। दूसरा भी 12 आवर ही लेगा। ओके, तो 12 आवर टाइम इसका पीरियड हो गया। 12 आवर को मिनट में करो 60, सेकंड में करो 60। ठीक है, तो या फिर पीरियड ऑफ अर्थ, अर्थ है सपोज अराउंड द सन, तो ये क्या आएगा, 365 डेज। ये 365 डेज इसका क्या हो गया, पीरियड। अब इसको सेकंड में कैसे करोगे, 365 इंटू 24 इंटू 60 इंटू 60, समझ रहे हो।
365 डेज, डेज का आवर 24 आवर, एक डे में 24 आवर होता है, आवर में 60 मिनट, मिनट में 60 सेकंड। तो सिंपल सी डेफिनेशन है बच्चों, द टाइम टेकन बाय particle, the time taken by particle performing circular motion, या ऐसे कहिए यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन टू कंप्लीट वन रिवोल्यूशन, उसको क्या कहेंगे? पीरियड ऑफ सर्कुलर मोशन। The time taken by the particle performing uniform circular motion to complete one revolution is called as period of circular motion. It is denoted by capital T. इसका जो SI यूनिट होता है वो होता है सेकंड। इसके जो डायमेंशन सीजीएस यूनिट भी क्या होता है? सेकंड। टाइम के बारे में कोई कंफ्यूजन नहीं होता। इसके डायमेंशन क्या होते हैं? L0 m0 t to the power 1। ठीक है, अब अच्छे से देख लो, एक पार्टिकल क्या कर रहा है? फॉर वन रिवोल्यूशन, एक रिवोल्यूशन के लिए, फॉर वन रिवोल्यूशन, सिंपल सी चीज है बच्चों। टाइम कितना है? पीरियड। एक रिवोल्यूशन के टाइम जो लग रहा है उसको पीरियड कह रहे हैं ना, इट इज डिनोटेड बाय कैपिटल टी। और डिस्टेंस कितना है? वन रिवोल्यूशन में डिस्टेंस कितना होगा? सपोज ये सर्कल है, इसकी रेडियस है r, तो इसने यहां से शुरू किया और यहां तक ही आ गया, तो कितना डिस्टेंस कवर किया? 2 पाई r, सर्कमफरेंस ऑफ सर्कल। ठीक है, यहां से यहां तक आया तो कितना डिस्टेंस कवर किया? 2 पाई r। तो स्पीड कितनी हो जाएगी? v इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। स्पीड पता कर रहा हूं मैं, डिस्टेंस अपॉन टाइम, तो v का v आ जाएगा। डिस्टेंस कितना है? डिस्टेंस है 2 पाई r और टाइम कितना है? कैपिटल t। तो v इज इक्वल टू क्या आ गया? 2 पाई r बाय t। तो t इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? 2 पाई r बाय v। वेरी इंटरेस्टिंग, समझ रहे हो? तो ये फॉर्मूला हो गया आपका पीरियड का। कैपिटल T इज इक्वल टू 2 पाई r बाय v, 2 पाई r बाय v, समझ रहे हो? तो दिस इज द फॉर्मूला फॉर पीरियड। ओके, तो पीरियड बेसिकली क्या होता है? टाइम टेकन बाय पार्टिकल परफॉर्मिंग सर्कुलर मोशन टू कंप्लीट वन रिवोल्यूशन इज कॉल्ड एज पीरियड ऑफ यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। और पीरियड कैपिटल टी से रिप्रेजेंट करते हैं और ये इसका फॉर्मूला है। कैसे? एक रिवोल्यूशन के लिए टाइम कितना लगा? कैपिटल टी, और डिस्टेंस कितना कवर किया उसने? 2 पाई r। तो वेलोसिटी का फॉर्मूला यूज किया, तो पीरियड का फॉर्मूला आ गया 2 पाई r डिवाइडेड बाय v, 2 पाई r डिवाइडेड बाय v। अब आ जाते हैं फ्रीक्वेंसी पे। अब फ्रीक्वेंसी देख लेंगे। फ्रीक्वेंसी ऑफ यूसीएम मतलब क्या? यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। अब फ्रीक्वेंसी क्या होता है बच्चों? फ्रीक्वेंसी इज नंबर ऑफ रिवोल्यूशन। फ्रीक्वेंसी इन सर्कुलर मोशन इज डिनोटेड बाय n। तो फ्रीक्वेंसी क्या होता है? नंबर ऑफ रिवोल्यूशन परफॉर्म बाय पार्टिकल परफॉर्मिंग यूसीएम इन यूनिट टाइम। समझ रहे हो? इन यूनिट टाइम। नंबर ऑफ रिवोल्यूशन परफॉर्म बाय पार्टिकल परफॉर्मिंग यूसीएम इन यूनिट टाइम इज कॉल्ड एज फ्रीक्वेंसी। उसको क्या कहा जाता है? फ्रीक्वेंसी। अब देख लो, हमारे घड़ी में 3 हैंड होते हैं। एक होता है सेकंड हैंड, एक होता है मिनट हैंड, एक होता है आवर हैंड। तो सेकंड हैंड की फ्रीक्वेंसी सबसे ज्यादा होती है। फ्रीक्वेंसी ऑफ सेकंड हैंड इज हाईएस्ट। उसके बाद फ्रीक्वेंसी ऑफ मिनट हैंड, उसके बाद फ्रीक्वेंसी ऑफ आवर हैंड। अब ऐसा क्यों? बिकॉज इसको कम टाइम लगता है ना बच्चों, जल्दी जल्दी फिरता है, ये जल्दी जल्दी फिरता है। जो जल्दी जल्दी फिरेगा उसके रिवोल्यूशन ज्यादा होंगे, इमेजिन करो, एक मंदिर है, गणेश जी का मंदिर है या कोई भी मंदिर है, विथ रिस्पेक्ट टू ऑल रिस्पेक्ट, ओके, कि कोई मंदिर है या कोई चीज है, सपोज एक ऑब्जेक्ट है। हमें क्या करना है? 2 आदमी है, एक बूढ़ा आदमी है और एक यंग आदमी है, ओल्ड मैन एंड यंग, आपकी तरह यंग और एक मेरी तरह बूढ़ा, ठीक है ना। अब इनको क्या किया? हमने 1 आवर का टाइम दिया, और इनको कहा 1 आवर में आप क्या करो? इसके रिवोल्यूशन बनाओ, जो ज्यादा रिवोल्यूशन करेगा वो जीत जाएगा। तो अब जो बूढ़ा आदमी है बेचारा, वो ज्यादा दूर स्पीड से घूम सकता है क्या? नहीं। लेकिन जो यंग आदमी है आपकी तरह, वो जल्दी जल्दी रोटेट होगा। तो यंग आदमी के जो नंबर ऑफ रिवोल्यूशन होंगे वो ज्यादा होंगे और ओल्ड आदमी के नंबर ऑफ रिवोल्यूशन कम होंगे। तो ऐसा कहा जाएगा, द नंबर ऑफ रिवोल्यूशन या फ्रीक्वेंसी ऑफ यंग पर्सन इज ग्रेटर देन फ्रीक्वेंसी ऑफ ओल्ड पर्सन। अब ओल्ड मतलब क्या? जो धीरे धीरे घूम रहा है। तो धीरे धीरे घूम रहा है मतलब उसको टाइम ज्यादा लगेगा, धीरे से घूम रहा है ना, इसलिए उसको टाइम ज्यादा लगेगा। टाइम मतलब पीरियड, तो जिसका पीरियड ज्यादा उसकी फ्रीक्वेंसी कम। ओल्ड मैन जो था ना, वो धीरे घूम रहा है इसलिए उसकी फ्रीक्वेंसी कम है। धीरे घूम रहा है मतलब पीरियड ज्यादा टाइम लगेगा ना उसको, धीरे धीरे घूम रहा है वो टाइम ज्यादा लगेगा। तो जिसका पीरियड ज्यादा उसकी फ्रीक्वेंसी
कम। जैसे आवर हैंड है, आवर हैंड बहुत धीरे 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 घूमता है, एक दिन में एक ही बार घूमता है, तो जो धीरे घूमेगा उसकी फ्रीक्वेंसी कम। धीरे घूमेगा मतलब पीरियड कैसा होगा, ज्यादा होगा। धीरे घूमेगा मतलब पीरियड कैसा होगा, ज्यादा होगा। तो पीरियड ज्यादा, फ्रीक्वेंसी कम। और पीरियड कम, अब देख लो यंग पर्सन आपकी तरह जल्दी जल्दी घूमेगा वो, तो उसको एक रिवोल्यूशन पूरा करने के लिए कम टाइम लगेगा। तो जिसका पीरियड कम उसकी फ्रीक्वेंसी ज्यादा, फ्रीक्वेंसी विल बी ग्रेटर। तो रिलेशन कैसे आ जाएगा, टी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एन। एक बढ़ा तो दूसरा कम हो रहा है, एक कम हुआ तो दूसरा बढ़ रहा है, तो रिलेशन कैसे आएगा, इनवर्सली प्रोपोर्शनल। तो टी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 1 डिवाइडेड बाय एन। ठीक है, तो एन इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 1 डिवाइडेड बाय टी। अब टी का यूनिट क्या होता है, सेकंड, तो एन का यूनिट क्या हो गया, पर सेकंड, या इसे ही कहा जाता है हर्ट्ज। क्या कहा जाता है, हर्ट्ज। और इसके जो डायमेंशन होते हैं फ्रीक्वेंसी के, वो होते हैं टी टू दी पावर -1। तो इतनी इंफॉर्मेशन सफिशिएंट है बच्चों, पॉज करके इसे जल्दी जल्दी से नोट कर लीजिए। हो गया, तो टाइम बहुत हो गया बच्चों, यहां पर इस लेक्चर को करते हैं समाप्त। नेक्स्ट लेक्चर में सारे फॉर्मूलों को हम रिवाइज कर लेंगे, और नेक्स्ट लेक्चर की भी शुरुआत कुछ जबरदस्त एमसीक्यू के साथ करेंगे, और नेक्स्ट लेक्चर में कुछ न्यूमेरिकल्स भी सॉल्व करेंगे, और उसके बाद हम जाएंगे डायनामिक्स ऑफ सर्कुलर मोशन पे। तो पढ़ाई करते रहे, ऑल द वेरी बेस्ट। और इस लेक्चर को एटलीस्ट 2 से 3 बार आप अच्छे से देख लीजिए। ओके, चलो, ऑल द बेस्ट।